आधुनिक भारतीय इतिहास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जस्ट बाद आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा जाता है, उसके जस्ट बाद पढ़ा जाता है संविधान। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो तो बता देना है। तो आज की क्लास में हम आधुनिक भारतीय इतिहास का शुभारंभ कर रहे हैं। तो हम पहले ये समझ लें कि आधुनिक भारतीय इतिहास में मतलब क्या पढ़ेंगे। दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। कैसे? यूरोप के एक जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, वहाँ से कुछ कंपनियां भारत में आती हैं व्यापार करने, और व्यापार करने के बहाने आती हैं। शुरू में 100, 150, 200 साल व्यापार भी करती हैं, और व्यापार करते करते ये यहाँ की शासक बन जाती हैं। ठीक है। जब आ गई कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां आई, कहाँ कहाँ पहली, उनमें कैसे अंतर्द्वंद लड़ाइयाँ हुई, और कौन आगे बढ़ गया, बात की बात है। पहले हम ये देखेंगे कि जब आपको पता है कि हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, और भारत के उस समय जो राजा थे वो कौन थे? मुगल। कौन थे? मुगल। मुगलों का शासन था भारत में। तो हमने मुगलों को कहाँ तक पढ़ा था? औरंगजेब तक। कहाँ तक पढ़ा था? होश है कि नहीं? पता है को? कब पढ़ा तो? औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? कब आई थी? पता हो? झूठी झूठी हला रही है ओंठ। मैंने कही कहना तो कुछ ना कुछ पड़ेगी क्या? सर पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगी। झूठी हला दो अब। है 1700, औरंगजेब मर गया। अब आपका ये काम था कि ये आधुनिक भारतीय इतिहास में आप लोगों को बहुत सारी चीज, जो लास्ट हमारा मध्यकाल था उसमें मैंने मुगलों से संबंधित बहुत सारे फैक्ट पढ़ाए थे। और पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको शिवाजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था? मराठा मराठा राजवंश पढ़ाया था। मराठा साम्राज्य की बात हमने करी थी। तो पहले जरा एक बार हम भारत के नक्शे से इस चीज को देखते हैं। देखो, अच्छे समझना, ये भारत का नक्शा है, और नक्शे में ये दिल्ली आगरा, शासक कौन है? मुगल। कहाँ तक साम्राज्य था? औरंगजेब के समय तो लगभग लगभग संपूर्ण भारत पे साम्राज्य था, यहाँ यहाँ तक फैला हुआ था। किसके समय में? औरंगजेब के समय। और औरंगजेब के जिंदा रहते ही, औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के कारण, काय की वजह से, औरंगजेब ने जो उल्टे सीधे काम करे, हिंदुओं को मुसलमान बनवाना, मंदिरों को तोड़ना, जजिया कर लागू कर देना, और भी फालतू फालतू बहुत से काम करे, इन सब कामों से ही क्या हुआ था? परिणाम ये निकला कि महाराष्ट्र में यहाँ पर एक नया राजवंश पैदा हो गया। क्या हो गया? मराठा। मराठा पैदा हो गए। ठीक। अब क्या होता है कि भाई औरंगजेब मर जाता है 1707 में। औरंगजेब 1707 मर जाता है। औरंगजेब मरने के बाद में कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं बचा जो इतने बड़े मुगल साम्राज्य को संभाल सके। और जो भी हुए औरंगजेब के पुत्र या उत्तराधिकारी, वो सब इतने योग्य नहीं थे, इतने योग्य नहीं थे। कहीं ना कहीं मराठों ने इसका फायदा उठाया, और अन्य भी छोटे मोटे राजा पैदा होने लगे। और ये जो मुगल साम्राज्य इतना पूरे भारत में फैला हुआ था बेटा, ये अब क्या होने लगा? सिकुड़ने लगा। सिकुड़ करके इसी इलाके के आसपास रहने लगा। बात समझ रहे हो? जितना बड़ा था छोटा होने लगा। छोटा होगा तो जहाँ
से ये मुगल सिमटेंगे, वहां नए राजा पैदा होंगे। ये तो कहानी चल रही है। ये अपने ये देखना है कि क्या हुआ औरंगजेब के बाद। क्लियर, पहला पॉइंट, क्या हुआ औरंगजेब के बाद। दूसरा, जब हम समझ जाएंगे क्या हुआ औरंगजेब के बाद, भारत में क्या क्या चल रहा है, तभी हम देखेंगे कि जो यूरोपीय कंपनी आई। अब आपको शायद याद हो, याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। मैंने बताया था कि साहब जो हमारा जहांगीर था, जहांगीर, उसी के समय कौन आया था, हॉकिंस आया था। कौन आया था, हॉकिंस। कब आया था हॉकिंस, 1605, 8, 5 या 8, 8 में आया था ना, हॉकिंस आया था। हालांकि इससे पहले, ये तो हम बात कर रहे थे अंग्रेज की, ये कौन था, अंग्रेज। और अंग्रेज बेटा कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। तो इससे पहले 1498 में हम पढ़ते हैं कौन आया था, वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा। ये कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था। ये पुर्तगाल से आया था। और पुर्तगाल भी कहाँ है, यूरोप में। ये पहला यूरोपीय था, ये पहला अंग्रेज था। देखो, यूरोप का तो ये भी है, यूरोप का तो वो भी है, पर यूरोप महाद्वीप है। उनका देश पुर्तगाल है, इनका देश इंग्लैंड है, इसलिए ये अंग्रेज कहलाते हैं। ठीक है। डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश, स्वीडिश, बहुत सारे लोग आए। तो वो यहाँ आके क्या करेंगे उसको देखेंगे बाद में। पहले ये देख लें कि यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ औरंगजेब मर गया है, उसके बाद में औरंगजेब के जो बेटा, पुत्र, उसके उत्तराधिकारी गद्दी पे बैठे। और कौन कौन बैठे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया, यानी हम ये समझ सकते हैं कि इस काल को हम क्या नाम देंगे, इस काल को नाम देंगे हम उत्तर मुगल काल। क्या नाम देंगे बेटा, उत्तर का मतलब होता है बाद वाला। 1707 औरंगजेब मरा, और 1857, 1858 कह दो, ये पूरा टाइम रहेगा किसका, उत्तर मुगल काल। उत्तर मतलब बाद का मुगल काल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम पहले यहां पर यही देखेंगे कि उत्तर मुगल काल में क्या चल रहा है। ओके, तो ये है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। सबसे पहले जब औरंगजेब मरता है तो औरंगजेब के बेटे थे। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। यानी औरंगजेब के बाद का समय क्या कहलाता है, उत्तर मुगल काल। क्या कहलाता है, उत्तर मुगल काल। अब औरंगजेब के बेटा 3 पुत्र थे, औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जो उसकी मृत्यु के समय अलग अलग क्षेत्रों में गवर्नर थे। जब भी आप जानते हैं, जब राजा होता था तो अपने बेटाओं को अलग अलग इलाके का गवर्नर बनाता था। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। कौन कौन से 3 पुत्र थे, मुअज्जम था, जो काबुल, काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है ना। और आजम कहाँ का था, गुजरात का था। और कामबख्श कहाँ था, बीजापुर का था। बीजापुर दक्षिण में, बीजापुर दक्षिण में, गुजरात ऊपर, उत्तर में काबुल में मुअज्जम। अच्छा, अन्य 2 बेटों ने इससे कहा, आजम से, कि भाई अपन एक काम करते हैं, अपन राज्य का बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बंटवारा। पर यह आजम नहीं माना, और फिर इनमें लड़ाई हुई। लड़ाई होती है तो देखिए, कामबख्श जो था, कामबख्श को दीन पनाह की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव आजम के सामने रखा, लेकिन इसे ठुकरा दिया, नहीं माना। जून 1707 में आगरा के पास जाजौ, जाजौ नामक जगह पे मुठभेड़ हुई, जिसमें आजम मारा गया। और इसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। और जो मुअज्जम था, मुअज्जम, वो जीत गया। आजम मारा गया, मुअज्जम जीत गया। और मुअज्जम जो है गद्दी पर था। हालांकि जो सिखों के गुरु थे उस समय, कौन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह के नाम से जिन्हें जानते हैं हम। और सिखों के अंतिम गुरु हैं। सिखों के गुरुओं के बारे में हमने जरा सा पढ़ा था, हल्का फुल्का, आपको याद हो तो बीच में। लेकिन अभी हम फिर पढ़ेंगे, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे सिखों के पूरे गुरुओं के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। वो गुरुओं के बाद में क्या हुआ,
गुरु गोविंद सिंह के बाद में क्या होता है, सिख कैसे इकट्ठे हुए, सिखों का साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह, अंतिम राजा रणजीत सिंह के बाद उनके पुत्र दिलीप सिंह हुए, तो वो किस तरीके से कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज, और आंग्ल सिख युद्ध हुए, उनको हम देखेंगे। पर इतना समझ लें कि उस समय गुरु गोविंद सिंह का अच्छा रुतबा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम की क्या की थी, हेल्प की थी। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह कौन है, ये मुअज्जम ही बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठता है। उत्तर मुगल बादशाह जो हुए हैं बेटा, वो पहला था बहादुर शाह प्रथम और अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय। 1707 में जो बना वो भी बहादुर शाह प्रथम था, और आखिरी 1858 में था वो भी बहादुर शाह। दोनों बहादुर शाह थे, वो पहला और ये दूसरा। क्लियर? तो हम समझ गए कि औरंगजेब के बाद में जो मुअज्जम था वो गद्दी पे बैठता है। मुअज्जम 1707 से 1712 तक रहता है। इसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, है ना। और इसे कोई होश आवास नहीं था, अपनी मस्ती में मस्त था, इसलिए इसे शाह बेखबर कहते हैं। शाह बेखबर आपको ऐसे ही मिलेंगे, अब बेवकूफ टाइप। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली गद्दी पर बैठा, और उसे शाह आलम भी प्रथम भी कहा जाता है। शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, या शाह बेखबर भी कहते हैं कि शाह बेखबर, कोई खबर नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये खा के सो रहा है। कौन था? मुअज्जम, औरंगजेब का बेटा। इसे बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, इसे शाह बेखबर भी कहा जाता है। हैदराबाद बीजापुर के पास निकट कामबख्श बहादुर शाह से हार गया, और घावों के कारण 13 जनवरी 1709 को आरंभ में उसकी मृत्यु हो गई। तो कामबख्श जो नीचे था, आजम तो पहले ही मर गया था, कामबख्श बचा था। कितने थे? 3 थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। कौन 3? औरंगजेब के लड़के। तो आजम तो पहले ही मारा गया था, ये कामबख्श और मर गया। उसके बाद में आ जाता है कौन? जहांदर शाह। कौन आ जाता है? जहांदर शाह। ये भी बिल्कुल ऐसा ही था, 1712 से 1713 तक रहा, 1 साल तक। और इसने जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह की, सवाई जयसिंह की उपाधि थी। ये याद कर, जो जयसिंह थे ना जयपुर के राजा, ये प्रश्न बनता है कि जयसिंह को सवाई, राजा सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जहांदर शाह ने दी थी। जहांदर शाह ने जयसिंह को, ये एक लाल बाई वैश्या थी जिसका ज्यादा संपर्क में था, ये उसके घर रहती तो 24 घंटा। और मालवा का गवर्नर बना दिया किसको? जयसिंह को। जहांदर शाह ने जो अजीत सिंह थे उन्हें गुजरात का गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया? गुजरात का। जयपुर के राजा थे जयसिंह, उन्हें क्या नाम दिया उसने? राजा सवाई। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बनता है एग्जाम में कि बताओ जयसिंह को, ये जयसिंह वो ही जिन्होंने ऋतु वेधशाला बनवाई थी, अलग अलग जंतर मंत्र बनवाए। दिल्ली में जंतर मंतर, उज्जैन में जंतर मंतर। जंतर मंतर जानते हो, जहां पर ऋतु वेधशाला होती है, जहां पर क्या है, खगोलीय घटनाओं को देखा जाता है, अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को। ऋतु वेधशाला एक प्रकार की। जंतर मंतर दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है। ये कुछ किसने बनवाई है? सब जयसिंह। किसने बनवाई है? जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह। सवाई किसने उपाधि दी? इन्होंने जहांदर शाह ने। समझ में आ रही मेरी बात? ज्यादा देखो, अब हैं तो पूरा इतने राजा आएंगे, लेकिन अपन ने तो बस बे पॉइंट हिट करना है जहां पर जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बाकी कहां तक पढ़ेंगे ना, पेपर में आते जो आता है मैं वही पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैंने जो, वैसे कह दो अगर तुम उठा लो पुरानी किताब है तो आपको इतिहास तो बहुत मिलेगा। अब राजा था, बैठा, क्या क्या निर्णय लिए, जैसे हमने अकबर को पढ़ा, जैसे हमने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को डिटेल में पढ़ा, उतनी डिटेल से इन्हें नहीं पढ़ रहे हम। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि इनसे पेपर में प्रश्न आने की संभावना नगण्य होती है, और केवल वही पॉइंट पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आते हैं। इसलिए इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है भाई। देखो, 2 काम करें, एक तो जयसिंह को सवाई राय को उपाधि दी थी, और जयसिंह से आप याद करेंगे इन्होंने क्या बनवाया? जंतर मंतर। क्या बनवाए? जंतर मंतर। दूसरा, अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर बना दिया। अजीत सिंह को कहा कि महाराज की पदवी दी तथा गुजरात का गवर्नर बना दिया। किसको? अजीत सिंह। और जुल्फिकार खां को जहांदर शाह
का प्रधानमंत्री बना दिया गया और जहांगीर शाह लाल कुंवर स्त्री के प्रभाव में था। लाल कुंवर, लाल कुंवर, लाल कुंवर नामक एक स्त्री थी, वैश्या, इसके प्रभाव में था। ठीक है। अब जहांगीर शाह के बाद में आ जाता है फर्रुखसियार, 1719। इससे प्रश्न बनते हैं। नंबर 1, इसे लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहा जाता है इसे, बिल्कुल ही पगला टाइप का था ये फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार का शासन काल याद किया जाता है सबसे ज्यादा 1717। इसे हम बोलते हैं क्या? कंपनी का मैग्ना कार्टा। क्या? कंपनी का मैग्ना कार्टा, इसलिए याद किया जाता है। अब ये मैं बताऊंगा ये क्या था। ये फर्रुखसियार के समय एक और चीज याद कर सकते हो कि इसी समय जो हमारा सिखों का एक गुरु गोविंद सिंह के बाद में जो बंदा बहादुर थे, कौन थे? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, उनकी हत्या भी किसने करवाई थी? फर्रुखसियार ने। किसने करवाई थी? फर्रुखसियार। 2 पॉइंट बता दिए मैंने आपको। ये कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या? मैग्ना कार्टा एक ऐसा फरमान या एक ऐसा आदेश होता है जिसके तहत, जिसके तहत कोई ऐसा निर्णय जिससे एकदम आपके बारे न्यारे हो जाए। बारे न्यारे मतलब आप जो काम कर रहे थे, आपका कोई ऐसा निर्णय कि आप बिल्कुल ये मान लो कि पूरे में आप ही आप छा जाओ, मतलब एकदम डेवलपमेंट हो जाए, आप जो चाह रहे थे वैसा हो जाए। इसने क्या हुआ था कि ये फर्रुखसियार जो था ना, ये जब 1713 गद्दी बैठ 1719 तक बैठा। इसी के समय एक अंग्रेज डॉक्टर, उसकी टीम आई जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। याद रखोगे हैमिल्टन। और उस समय इसको बरतोरा हो रहा था, बाल तोड़। बाल तोड़ सब जानते हो? बढ़िया, ये कुर्सी पे बैठा था सिंहासन पे, ऐसे टेढ़ हो गया बैठो, वो कहा गया बाल तो बैठे ना पा रहा हो। तो फर्रुखसियार से उसने कहा, हैमिल्टन ने, भैया हम आए हैं, हमें व्यापार करना है, और व्यापार करने की आपके राज्य में हमें क्या दे दो? परमिशन दे दो। कौन मांग रहा था? हैमिल्टन। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब इनकी राज्य में आते थे। तो उसने कहा फर्रुखसियार ने, भैया यार जा यार, मेरा बरतोरा हो रहा हो, मुझसे मत बोले। समझ रहे? उन्होंने कहा, सर क्या हुआ, हम इलाज कर देते हैं ना। वो आया, उसने, अब चूंकि अपने थे तो जैसे मान लो बरतोरा फोला फुंसी हो जाए तो अपन तो भाई पहले पकाएंगे, पक जाएगा वो, फिर फिर फोड़ेंगे, मस्केंगे, तो बहुत दर्दनाक हो जाएगा ना। बरतुरा भाव ना सके, बरतुरा खतरनाक होता है बरतुरा। तो ये बरतुरा इसको हो रहा था, तो उसने काम किया, सुन्न को इंजेक्शन लगा बढ़िया। अंग्रेज थे, उन्हें सब टेक्निक आती थी। उसने उस बरतुरा को बिल्कुल काट कूट के साफ करके पट्टी मलम कर दी। अब वो एक दिन में मतलब उसे शांति मिल गई। वो कहेगा बरतुरा जब बड़ा हो जाता है ना, तो हम अंदर जब पीप मवाद भर जाता है तो वो अंदर बहुत खाते हैं, बहुत दर्द होता है बटे में अपने। तो इसे एकदम शांति मिल गई, बड़ा खुश हो गया। वो बादशाह खुश हो जाए, और ये तो वैसे लंपट मूर्ख थे। उसने कहा अच्छा क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए। उसने कहा साहब हमें बंगाल तने परम वो दे दो, व्यापार करने की छूट, थोड़ी सी हमें टैक्स मैक्स में रियायत दे दो। उन्होंने कहा अच्छा बेटा एक काम करो, 3000 रुपये दे दो करे साल भर में, पूरे बंगाल में, पूरे बिहार में और पूरे उड़ीसा में 3000 रुपये दो, और जो कागज ले जाओ, तुम्हें कोई ना चुंगी देने, चुंगी जानते हो ना, रोल टैक्स, चुंगी मतलब निकलने का रास्ता, ना कोई कोई टैक्स नहीं देना, और टेंशन फ्री होकर व्यापार करो। ये आदेश किसने दिया था? फर्रुखसियार। और इस आदेश के वजह से ही आप देखना कि अंग्रेज बहला के मित्ते हावी हो जाते हैं। कि वह बंगाल के शासक, क्या नाम था उसका, प्लासी युद्ध में कैसे हराया था बताओ? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था, जिससे उनकी भारतीयों पर सत्ता लगभग लगभग क्या हो गई? स्थापित हो गई। उसके बाद बक्सर के युद्ध होता, फिर तो अंग्रेज बॉस हो ही गए फिर भारत के। प्लासी के युद्ध से ही नहीं पड़ी ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757।
1757 में। कौन से हुआ? सिराजुद्दौला से। समझ में आ रही मेरी बात? एक बताओ कि तुम जे राजा के राज्य में व्यापार कर रहे हो, वो तुम राजा ही से लड़ बैठे, वो भाई मारो हटा दो, वो कब्जो कर लो, तो ये बड़ा बड़ा कांड था। इसीलिए क्या कहते हैं इसे? कंपनी का मैग्नाट। फिर पूरे भारत में फैल गए अंग्रेज। समझ में आ रही है? कौन के वजह से? जो लंपट मूर्ख के वजह से, फर्रुख किस्सार के वजह से। अजीम शान का पुत्र था, या सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली गद्दी, ये भी टिक कर लेना, सैयद बंधु सहायता से दिल्ली गद्दी पर बैठा था। तो रानी सैनक हैदर बेग ने अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। और इसके बाद में फिर कौन आता है? मोहम्मद शाह। इसे रंगीला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रंगीला। ये क्या करता पता? पता बड़ा अटपटा सा लगेगा, पर इसको नग्न स्त्रियों का शौक था। ये बैठेगा, चारों तरफ नग्न स्त्रियां बैठेंगी, हिजड़े, नग्न हिजड़े स्त्रियां, इसलिए से क्या कहा जाता है। और बादशाह है, वो तो कुछ भी शौक हो सकता है, बादशाह नु का है वो, कुछ भी कर सकता। इसका सास इसे रंगीला कहते हैं। नग्न स्त्रियों और हिजड़ों का शौक रखता था, ये एक चीज ठीक है। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जहां से बनता है, जो सिर्फ एग्जाम में आता है, वो आता है इसके समय भारत में आक्रमण किया था नादिर शाह ने। किसने आक्रमण किया था? अब ये नादिर शाह कौन है? ये क्यों आ गया? ये ईरान का शासक था। क्या शासक था? तुम जानते हो ईरान भारत में, देखो ये अफगानिस्तान और इसके इस तरफ यहाँ पर ईरान। तो ईरान से इसने भारत में क्या किया? यहाँ से आक्रमण इस तरफ। तब अब जब दिल्ली आया जे, दिल्ली में इसने भयंकर मार काट लाई। ये इसने आक्रमण कब किया था बताओ? नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कब किया था? 1739। 1739, ठीक है, कब किया था? 1739। तो ये 1719 से 1748 तक रहा। ये इंपोर्टेंट घटना। जब नादिर शाह भारत में आया, उसने भारत में आक्रमण किया। नादिर शाह भारत में आया, उसने भारत में आक्रमण किया। तो अभी ये मोहम्मद शाह वैसे रंगीला आदमी है, उसे मतलब ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुटते भी तो सीधी सी बात है, और उसने खूब भयंकर कूटे, ना केवल कूटे। आप सोचो कि नादिर शाह जब भारत से वापस लौटा, तो इतनी संपत्ति लेके गया, इतनी संपत्ति ले गया कि अपने राज्य में, वहां जो राज करता था ईरान, ईरान, वहां उसे 3 साल तक एक भी टैक्स, एक भी रुपया टैक्स नहीं लिया जनता से। अपना शासन चलाने के लिए ईरान की पूरी जनता को 3 साल तक टैक्स फ्री कर दिया। कोई गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया। क्यों? कि उसे इतनी धन संपत्ति हाथ लगी थी यहां से। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। कौन ने करवाया था? एक बड़ा सा सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, जिस पे 2 मोर थे, पंख फैलाए हुए, पूरे सोने ही सोने का पूरा सिंहासन था। उस पे जगह जगह रत्न जड़े हुए थे, रत्न एक से एक, पूरी दुनिया से मंगवाए थे रत्न, रत्न हीरे जवाहरात। और उसी में लगा हुआ था क्या? कोहिनूर हीरा। क्या लगाया हुआ था? कोहिनूर हीरा। तो वो पूरे के तख्ते ताउस को उठा के धर ले गया वो। कौन संगे? नादिर शाह। कोहिनूर हीरा का नाम तुमने सुना? या कोहिनूर हीरा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से। तेलंगाना की खदान थी कौन सी? गोलकोंडा खदान। गोलकोंडा खदान से प्राप्त हुआ था। रुद्र प्रताप के पास से, रुद्र प्रताप से प्राप्त किया था। किसने किया था बेटा, आप पता है? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हैं? कौन था अपना? हजार दिनारा, मलिक काफूर। ये कौन था मलिक काफूर? अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन का सेनापति। इसे क्या बोलते हैं? हजार दिनारा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था ये, हजार दिनारा।
इसने, इसे मलिक काफूर कहते हैं, इसी ने गोलकोंडा के राजा रुद्र प्रताप सिंह से क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अब कोहिनूर हीरा यहाँ से गोलकोंडा से आ गया, बाद में मुगलों के पास आ गया। ये सल्तनत काल में रहा, सल्तनत काल में रहा तो फिर ये आ गया ग्वालियर। और ग्वालियर से प्राप्त किसने किया? हुमायूं ने। किसने प्राप्त किया? हुमायूं। यहाँ था, यहाँ से पहुंचा सुल्तानों के पास। सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ले गया। वो बहुत दिनों तक अलाउद्दीन खिलजी के पास रहा। फिर यहाँ पर ये दिल्ली के शासकों ने प्राप्त कर लिया, सॉरी ग्वालियर के राजाओं ने। किससे? दिल्ली से। तो ये बहुत लंबे समय तक किसके पास रहा? ग्वालियर वालों के पास। फिर आ गया यहाँ पर मुगल काल। तो मुगल काल में जो तो हुमायूं था ना, वो हुमायूं ने ले लिया। तो ये फिर कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। ग्वालियर से कहाँ पहुंच गया? वापस दिल्ली पहुंच गया। हुमायूं, हुमायूं के बाद में फिर आप जानते ही हैं अकबर, जहांगीर, है ना, शाहजहां, औरंगजेब, वो बहादुर शाह प्रथम, ये फर्रुख सियार, ये मोहम्मद शाह तक। मोहम्मद शाह 1739 में जब कौन आया? 1739 में जब कौन आया? नादिर शाह। तो ये नादिर शाह इसको ले गया। अब नादिर शाह पूरे के पूरे सिंहासन को ले गया। तो उस सिंहासन में जड़ा था क्या? कोहिनूर हीरा। सिंहासन नाम है मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस जो है उसका सिंहासन है, जो किसने बनवाया था? शाहजहां। कौन ले गया? नादिर शाह। कहाँ ले गया? ईरान। अब ये वहां रहा। फिर अब जब हम देखेंगे आगे चल के, जब सिखों का साम्राज्य बनता है, गुरु गोविंद सिंह के बाद में बंदा बहादुर आते हैं, फिर महासिंह आते हैं, और यहाँ पर सिख साम्राज्य बनता है। पंजाब में क्या बनता है? सिख साम्राज्य। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में क्या बनता है? रणजीत सिंह नेतृत्व में क्या बनता है? सिख साम्राज्य बनता है। और सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह प्राप्त कर लेते हैं हीरा। किससे? ईरान से। जो कोहिनूर कहाँ पहुंच गया था? ईरान पहुंच गया था। उसे रणजीत सिंह ले आते हैं वापस भारत। ठीक है। रणजीत सिंह के बाद उनका बेटा बनता है दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह में के समय 1839 में जो है आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। हम पढ़ेंगे आगे। तो अंग्रेजों ने कब्जा किया। अब दिलीप सिंह छोटे थे। दिलीप सिंह से कि महारानी दिलीप सिंह की जो माँ का नाम था वो जिंदा, महारानी जिंदा थी। रंजीत सिंह की पत्नी जिंदा, और रंजीत सिंह का पुत्र दिलीप सिंह, है ना। रंजीत सिंह मर जाते हैं। रंजीत सिंह के मरने के बाद में दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं अंग्रेज। जिंदा को पेंशन दे घर बैठा देते हैं। वो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को दे देते हैं। वो महारानी विक्टोरिया एक कायम लगा दिया क्राउन में। अभी कहाँ रखा है? अभी रखा है ब्रिटेन के लंदन म्यूजियम में। ब्रिटेन में जो लंदन में म्यूजियम है उसमें ये कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। अब हम इसे केवल फिल्मों में लेके आते हैं। फिल्मों में हम फिल्म बनाते हैं, हमारे हीरो जाते हैं ऋतिक रोशन बैंग बैंग करके कहीं कोई बस इसकी चोरी कर लाते हैं। कहाँ से? इंग्लैंड से। हालांकि अभी हम मांग करते हैं कि साहब हमारा कोहिनूर हमें दे दिया जाए। कोहिनूर हीरा 105 कैरेट का है। कितने का है? 105 कैरेट। 105 कैरेट क्या होता है? कैरेट हीरे को मापने की इकाई होती है। क्या होती है? इकाई। हालांकि अभी हम कहते हैं इंग्लैंड वालों से हमारा हीरा वापस दो, पर पाकिस्तान वाले कहते हैं साहब हमारा है कोहिनूर वापस दो। क्योंकि वास्तव में कोहिनूर हीरा गया कहाँ से? पाकिस्तान से तो गया। पाकिस्तान में ही तो पंजाब था। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उनका मांगना भी जायज है। वो थोड़ी कि वो क्यों गलत मांग रहे हैं कि साहब तुम क्यों मांग रहे हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा है, इसलिए कोहिनूर भारत को मिलना चाहिए। तो पहले पाकिस्तान ले लो अपन। समझ आ रही बात मेरी? तो पढ़ते हैं इसे, हम देखते हैं। हम्म। तो मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ने निजामुल्क को अपना वजीर बनाया। वैसे ही पढ़ लेना। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मोहम्मद अमीन था। अमीन। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह, जो कहाँ का था? ईरान का, मुगल सेना के मध्य करनाल का युद्ध हुआ। टिक कर लेना कौन से युद्ध है? करनाल का युद्ध। कब हुआ है? 24 फरवरी 1700। और मुगल सेना हार गई।
नादिर शाह के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? खान ए दौरा ने किया था। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं भयंकर कत्लेआम किया। आपको पता, लाखों लोग मार दिए थे, औरत बच्चे बूढ़े, पूरे यमुना का रंग लाल। इतना खून बहा था कि यमुना का रंग लाल हो गया था। ये आप जानते हैं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे 1.5 लाख लोग एक दिन में मार दी थी। एक दिन में इसने इतनी लूटपाट करी थी कि इसे 3 साल तक बैठे खाओ तो पूरे राज्य ने जाके, कोई टैक्स मैक्स सब माफ कर देते ईरान पहुंच के। ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह 15 मई 1739 को वापस लौट गया। लौटते वह अपने साथ इतना धन ले गया कि अगले 3 वर्ष तक नादिर को अपने राज्य में नया कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत, अब देखो, नादिर शाह ईरान का राजा था, वो चला गया वापस, लेकिन अब भारत में तो मुगल ही थे। नए नए राज्य मराठा वगैरह नीचे पैदा हो रहे थे और हो गए थे। मराठाओं ने भी बाद समय तक अपनी अच्छी खासी, आप देखते हैं ना, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम या बालाजी बाजीराव, इनने खूब आक्रमण करे और खूब राजाओं को हरा दिए। जोड़ लेना, भूलना मत, नीचे मराठा भी रहेंगे। तो भारत की, उत्तर भारत की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई। क्यों? जो केंद्रीय सत्ता थी वो किसकी थी? मुगलों की थी। मतलब मेन हीरो तो मुगल ही थे ना, जब भी कमजोर हो गए। और अब मराठा मराठा नीचे आएंगे बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में। बात समझ में नहीं आ रही क्या? आ रही है। अगर हम इसको देखें तो ये देखो तुम, मुगल कहाँ है? मुगल ये है, रास्ता भारत में आक्रमण करने का यहीं से है, इस इलाके मुगलों का राज्य है। और मराठा कहाँ है? नीचे है। ठीक है, महाराष्ट्र में। हालांकि वो अपना विस्तार कर रहे हैं, लगातार फैला रहे हैं। मतलब कुल मिला के चाय इलाके में कोई बड़ा राजा नहीं है पावरफुल। और ये ईरान से इधर इधर से घुसते हैं, चाहे नादिर शाह हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, या जो भी हो। यानी इस इलाके में भारत के पास कोई केंद्र सत्ता, ऐसी बात नहीं कि राजा ना हो, नए नए राजा बने होंगे, एक यहाँ बन गया होगा, इधर बन गया, कोई इधर बन गए होंगे, पर वो इतने पावरफुल थोड़ी थे कि वो सामना कर पाए। नादिर शाह जो ईरान का राजा था, वो लूट लाट के वापस चला गया। अब वो वापस गया तो वहां पर नादिर शाह के मरने के बाद, कहाँ? ईरान में। नादिर शाह का ही जो सेनापति था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। आपको पढ़ाया था मैंने, प्लासी का युद्ध। अब आपको पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 याद आ रहा है? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। याद आ रहा है? कल ही पढ़ाया था, है ना? 2 मोती गए, है ना, 12 चांदी के सिक्के, और सब तांबे का पता ही नहीं है, सब कुछ था ना। वो अपन ने सूचना दी थी युद्ध में हारने की नीचे। हाँ भैया, तो ये व्यवस्था चल रही है। देखिए क्या होता है। भारत की कमजोर स्थिति से प्रेरित होकर 1748 से 62 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए। 5-7 बार, एक बार नहीं, लगातार आक्रमण करता रहा। कौन? अहमद शाह अब्दाली। आता, एक भी लपक गए थे, भी लूट के लगा तो नादिर शाह। आते, लूट मूट मचाते, उधर चले जाते। आते, फिर लूटपाट मचाते, फिर चले जाते। सबसे महत्वपूर्ण होता है 14 जनवरी 1767 को अब्दाली और मराठों के बीच में जो एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध। और मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अधीन लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। मैं पढ़ाई था, कौन ले गया था उसको? नादिर शाह। मोहम्मद शाह था मुगल राजा, जिसके समय 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, करनाल का युद्ध लड़ा, करनाल का युद्ध लड़ा मुगलों से, और वो मयूर सिंहासन को वापस ले गया। कहाँ ले गया? ईरान ले गए। और फिर इसके बाद में भैया ये आता है कौन? शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806। कौन के बाद आ रहा है? ये मोहम्मद शाह। कौन के? तो मोहम्मद शाह करता था
मोहम्मद शाह कहाँ चला गया? 1719 से 1748। इसके बीच में थोड़े बहुत कोई हुए होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से क्या प्रश्न बनता है? जैसे मोहम्मद शाह से क्या बनता है कि नादिर शाह किसके टाइम पे आया। जैसे फर्रुख शाह से क्या क्वेश्चन बनता है? कंपनी का मैग्ना कार्टा या बंदा बहादुर की हत्या। हमारी बात सेम है। इन सबरे राजाओं से एक एक दो दो पॉइंट बनते हैं, और अगर तुम ये एक एक दो दो पॉइंट भी याद ना कर पाओ तो फिर तुम तालाब में कूद के मर जाइयो। तो मतलब पढ़वे को एक एक दो दो पॉइंट बता रहा हूँ, बस थोड़ी सी कहानी दिमाग में रखो, इनसे एक एक दो दो पॉइंट बनते हैं। अब शाह आलम द्वितीय को याद किया जाता है बक्सर के युद्ध के लिए। क्या याद किया? 1759 से 1806 तक ये राजा रहा शाह आलम द्वितीय। अब इसके समय क्या हुआ है? इसके समय एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना, जरा आप याद करो। उस फर्रुखसियार ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अब देखो आप, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस इलाके का पूरा टैक्स फ्री व्यापार किसको दिया था? अंग्रेजों को। 3,000 रुपए वार्षिक देना था, पौंड, 3,000 पौंड वार्षिक, और उन्हें टैक्स, बिना टैक्स के यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे अंग्रेज। और अंग्रेज जहां इतने हावी हो चुके थे कि उन्होंने 1757 में सिराजुद्दौला को मार करके बंगाल पर अपना ही जो है पैदा, जिसका नाम क्या था? मीर मीर जाफर, मीर जाफर को क्या बना दिया था यहाँ पर? शासक। ठीक है, हम आगे देखेंगे। वहां एक व्यक्ति है अंग्रेज जिसका नाम है क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीतता है। अंग्रेज एक सेनापति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इस युद्ध को जीतता है और अपने ही कठपुतली मीर जाफर को क्या बना देता है? वहां का शासक बना देता है। कहाँ? बंगाल का। इसके बाद में फिर कहा था मीर कासम आता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये दोनों, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा है ना, ये बड़ा समृद्ध इलाका है। समृद्ध मतलब पैसा बार हो, है, गंगा यमुना नदी पूरी, बारीक उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र, खूब बिजनेस व्यापार। यहाँ पर हुगली ये बंदरगाह है, कलकत्ता से जहाजों से व्यापार भी होता है। मतलब व्यापार के मामले में अच्छो है वो, खेती किसानी के मामले में भी अच्छो है वो, खूब पैसा। इधर देख, कहा देख रही था, देख ले। तो बार बार मतलब पकड़ पकड़ के मन लगवाना पड़ता, देख ले, तक बता रहा हूँ रामपुर। तो मतलब मुगलों का एक अच्छा खासा इलाका था ये, लेकिन ये मुगलों के हाथ से चला गया था। चला गया था मतलब यहां पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी। मुर्शीद कुली खान ने इसको क्या कर लिया था? आजाद कर लिया था। किससे आजाद कर लिया था? मुगलों से। अब अंग्रेज तो यही सोच रहे थे कि साहब हमें तो जो है आदेश दिया है किसने? राजा ने, इसलिए हम तो टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। लेकिन अब वो ये कह रहा, मुर्शीद कुली खां या जो भी बात कर हुए अंग्रेजों से, उनसे बहसबास हुई होगी भाई यार, या सिराजुद्दौला के टाइम पे, कि तुम लोग जब, अब हम यहाँ के बादशाह हम हैं, तो अब जो भी नया जो भी होगा सिस्टम वो हमारे हिसाब से होगा। और यही कारण थे कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में तू तू मैं होती रही। वो इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जाके अपन, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ, इतना दिमाग रख लो कि प्लासी का युद्ध हो गया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। हालांकि इनने, ये मीर जाफर वगैरह ना गद्दारी करी उससे, अंग्रेजों के साथ मिल गई और उसको हरा दिया और बंगाल पे कब्जा हो गया। बंगाल पे कब्जा हो जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि 1764, 1764 एक और इलाका है उत्तर प्रदेश, इसका नाम है अवध। क्या नाम है? अवध। ये अवध भी पहले मुगलों को ही क्षेत्र था। जिस प्रकार से बंगाल आजाद हो गया, ए, जिस प्रकार से मुगलों से आजाद बंगाल हो गया, उसी प्रकार से अवध भी क्या हो गया था? आजाद। और यहाँ मुगल हो गए। अभी तीन बड़े बड़े राज्य हो गए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध शुजा-उद-दौला, अवध का शुजा-उद-दौला, और बंगाल का मीर कासिम, मीर कासिम।
ये जो राजा थे, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों से लड़े। कब लड़े? 1764 में बक्सर के युद्ध में। कहाँ का युद्ध था? बक्सर कहाँ? बिहार में। बक्सर बिहार में एक जगह है जहां पर तीनों की सेनाएं, कौन कौन की सेनाएं? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। पहले मीर जाफर बना था, फिर मीर जाफर को हटा करके अंग्रेजों ने मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि करी और शाह आलम द्वितीय से बात कर ली। मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह वो है वो, अवध को नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल मीर कासिम, तीन इकट्ठे हो गए, गठबंधन होगा तीनन को, है जगत रेव करे। और तीन मिलकर कौन से लड़े? अंग्रेजों से। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो नाम के व्यक्ति ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो नाम के व्यक्ति ने अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया। अभी मैं आपको ये युद्ध नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उत्तर मुगल काल में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, हम बंगाल को पढ़ेंगे डिटेल में, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपसे कि जो शाह आलम द्वितीय से आपको प्रश्न बनेगा, बक्सर का युद्ध 1764, शाह आलम द्वितीय, शुजा उद्दौला और ये अपना मीर कासिम में, तीनों की सेनाओं मिलके लड़ी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों से हार गई। और समझ लो ध्यान से, समझ लो ध्यान से, क्या हुआ कि अगर ये तीन तीन से राजा मिलके भी अगर हार गए, तीन तीन मिलके भी अगर नहीं जीत पा रहे अंग्रेजन से, तो अंग्रेजन के हौसले कितने बुलंद हो गए होंगे। या फिर ये इतने में कि छोटे मोटे राजा, अब इनकी औकात होगी, इनकी हिम्मत जुटा पाएंगे अंग्रेजों से लड़ने की? सोचो अकेले अब ये क्या हिम्मत जुटा पाएंगे अंग्रेजों से लड़ने की, जब तीन तीन मिलके भी नहीं जीत पाए? समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं इस युद्ध से भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई थी। कौन की? अंग्रेजों। भले ही राज्य रहे हों तब तय, लेकिन वे मानसिक रूप से इतने ज्यादा हैवीत हो चुके थे अंग्रेजों से कि अपन अब इनके आगे नहीं टिक पा रहे। इंपोर्टेंट घटना है शाह आलम द्वितीय। और इसी युद्ध के बाद में बेटा क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि। क्या हुई थी? कहाँ के युद्ध के बाद? वो तो कछु तो बिल्कुल सो रहे हैं, क्या हो रहा हूं? चटपट चटपट करता कौन, आंख उठा के देखे कौन? हराम घूरो, बक्सर के युद्ध पढ़ा रहा, कब बता रहा हूं कि बक्सर के युद्ध के बाद में के समय शाह आलम द्वितीय तो कोई तो जो को है वो जो मुगल बादशाह, को है वो जो मुगल सम्राट, जय के समय कब हो बक्सर को युद्ध? 1764 में। कौन कौन ने लड़ो? तो शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। अंग्रेजन तन से कोई तो हेक्टर मुनरो, कोई तो हेक्टर मुनरो। अंग्रेज जीत गए। अब जीत गए तो फिर राजीनामा होएगा, संधि होएगी। संधि भाई थी इलाहाबाद की संधि। शाह आलम द्वितीय कब भाई थी? 1765 में। और इस संधि में पता क्या हुआ था? क्या कर रही तुम बैठे बैठे तरह? ये संधि कौन संधि थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1765 में। 1765। तो इस संधि में हुआ था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गई थी? अंग्रेजों को। अब ये दीवानी क्या होती है? टैक्स उगाने का अधिकार, राजस्व कर वसूलने का अधिकार, तो क्या बोलते हैं? दीवानी। किसको मिल गई थी? अंग्रेजों को। काय के तहत? इलाहाबाद की, इलाहाबाद संधि का वजह से भई थी। बक्सर के युद्ध में हार गए थे। एक पॉइंट है, जब 10-15 बार रिपीट करवाए ना तब दिमाग में बैठ पाओ। देखा है कछु भी सोच रहे हमें नहीं चले चलो भैया, चले चलो क्या? देखो शाह आलम द्वितीय
1759 से 1806 में समय प्लासी का युद्ध हुआ। कौन से हुआ था? सिराजुद्दौला से। उसका? क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का। और फिर 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। मुगलों से स्वतंत्र हुए कुछ राज्य और उनके संस्थापक। हैदराबाद, हैदराबाद, अवध। किसने? कहाँ है? यूपी। हैदराबाद में कौन? किलिच, चिनकिलिच खां एवं या निजाम उल मुल्क आसफ जहां। और रोहिलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक सादुत्तौला खां। भरतपुर पहले ही पढ़ चुके थे अपन, औरंगजेब के टाइम में चूरामन और बदन सिंह जाट नेता। ये पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? आ रहा है याद? उसे कह रहा हूँ, याद आ रहा होगा तो याद आ रहा हो कछू? ताल सट बारे कछू याद आ रहा हो? जा देख के का ध्यान आ रहा हो? वो अपन ने कब पढ़ो तो जो औरंगजेब पढ़ा तो नहीं बताओ तुम्हें? क्या बताया था कि जाट नेता चूरामन ने, राजा राम और चूरामन ने एक जाट, भरतपुर राजस्थान में जाट साम्राज्य की नींव रखी। मुझे ऐसा लगता है कि आवाज में आवाज तो क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना? नहीं फिर ऐसी अकल मैं कह रहा हूँ कछु, तुम सुन रहे हो कछु। तो भैया ये जितने राज्य आएंगे ना लाला, ए मोड़ी, ये जितने राज्य आएंगे ना, अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, ये मुगलों से आजाद भये। कौन सा आजाद भये? और इनकी स्थापना इनने करी है। ठीक है? यूपी वाला एक हिस्सा आ जाता है नीचे, उसी के आसपास, थोड़ा सा ऊपर आए यूपी में सालम। अब सालम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सालम द्वितीय के टाइम पे क्या हो गया? दिल्ली पे कब्जा हो गया अंग्रेज। अंग्रेजों के संरक्षण बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय। अब जो अकबर द्वितीय ना, अकबर द्वितीय, जब बेचारे अकबर द्वितीय का पूरा जीवन काल, जब अकबर द्वितीय का समय था ना बेटा, तब केवल मुगलों की जो बादशाहत है वो केवल लाल किले में हो गई। क्या में रह गई? लाल किले में। आप अंदाज जबात से लगा लो कि मुगलों के जो जो बादशाहों के जो शौक थे या शान शौकत थी, 8-10 दरबान हैं या बॉडीगार्ड हैं, अंगरक्षक हैं, घर में खाना बनाए वाले हैं, बाहर सैनिक हैं, सफाई कर्मी हैं, इनके खर्च वेतन देवे पैसे न बचे थे। कौन पे? मुगलों पे। और घर के बासन, बासन भाड़े, इनाम है, उपहार, गिफ्ट, ये सब बिकल लगे थे। कौन के टाइम पे? बहा अकबर के टाइम पे, अकबर द्वितीय के टाइम पे। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में था और इसे एक प्रकार से लाल किले में ही क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। वो जाके खर्चा नहीं हो रहे थे, घर के बासन भाड़े बेचने पड़ रहे थे। समझ में आ रही बात मेरी? बर्तन तक बेचने पड़ रहे थे। तब बेचारे अकबर द्वितीय ने उस समय राजा राम मोहन राय, नाम सुना है? राजा राम मोहन राय का नाम सुना है? नाम ना नहीं सुनो, सुनो तो। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत हैं राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को जिन्होंने बंद करवाया, है ना? वे जिन्होंने कौन सी समाज बनाई थी, कौन सी संस्था बनाई थी? हैं? कौन समाज? वेदांत समाज।
कितनी महत्वपूर्ण समाज संस्था है इनकी, है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती बनाई आर्य समाज। अरे ब्रह्म समाज। राम को रो, काय पढ़ रहे हो तुम जीवन। तुमने ब्रह्म समाज को नाम नहीं सुनो, आर्य समाज कह रहे हो। आर्य समाज दयानंद सरस्वती की है। तो इन्हें राजा राम मोहन राय ने कौन सा कही, तो जो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय से कहा, क्या कहा कि भाई साहब आप इंग्लैंड जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो हम महारानी से कह दियो कि हमें अच्छू पैसा मैसा पेंशन बढ़ा दें, हमारी हमारे खर्चा नहीं पूरा है पूरे। कौन सा है, राजा राम मोहन राय थे, वे गए इंग्लैंड। वो बनने कही महारानी से, क्या महारानी अब हमारे इतने भारत के बादशाह, तो तुमने उन्हें कमराम पेड़वा दे, लाल लाल किले में बंद देंगे भाई, तो कम से कम उन्हें इतने पैसा दे दो कि उनकी खर्चा पानी तुमने बढ़वा दे, पेंशन की रकम बढ़वा दी। तो अकबर द्वितीय बड़ा खुश हुआ, उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी। क्या उपाधि दे दी, अब वे कहला लगे राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो आखिरी भाई बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के मुगल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेजों का पेंशनर बन के रहा। और इनकी इसमें लिख लेना भले ही कि इन राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने जो है राजा राम मोहन राय ने क्या दी थी, इनकी पेंशन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, और इन्होंने ही पेंशन बढ़वाई थी। पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ भेजा था, लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था। फिर आ गया बहादुर शाह द्वितीय। अब बेचारा ये तो जैसे ही वो था अकबर द्वितीय, ऐसे ही बहादुर शाह द्वितीय, ये भी घर बैठा रही, तो क्या कैद थे, बर्तन मार्तन बेच बाच के काम चल रहा था, तो बस बैठे हैं फ्री का जो काम है नहीं, तो कविता लिखता था। क्या लिखता था, कविता। किस नाम से, जफर, जफर नाम से, जफर नाम से कविताएं लिखता था। कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये कविताएं लिखता था। अब समय देखो 1837 से 1870। चमक उठी सन 57 में, बह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई। सुनिए कहानी, क्या था 1857 में, क्या हो गई, क्रांति। 1857 में भारत में क्या हो गई, क्रांति हो गई। तो जब क्रांति में हमने अंग्रेजों ने खूब कूटे, जहां मिले तहां कूटे, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, तो उसी क्रांति का लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर। उस समय उनकी उम्र बेचारे 80 साल ही थी। पब्बा को जबरदस्ती लीडर बना दिया। पब्बा खांस रहे थे, अंदर मुंह बैठ, तो वही मुखी आ गई। और इस बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का लीड करने के चक्कर में, नेतृत्व करने के कारण ही अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया, रंगून कहाँ है गो, म्यांमार। म्यांमार कहाँ है गो, जो है वो भारत, और जो है वो जो बर्मा, ये लगा ना बर्मा, बर्मा, बर्मा को क्या बोलते हैं, म्यांमार। बर्मा का नाम क्या है, म्यांमार, म्यांमार। और म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी, रंगून। अब तो मई तई नई ताप ऐसा कुछ है, नई पाई ताप, पहले रंगून थी। इसको म्यांमार भेज दिया। इसकी बेगम यहीं रह गई, जीनत महल। कौन रह गई, जीनत। वो गाना गा रही थी कि मेरे पिया गए रंगून, मुझे किया है वहां से टेलीफोन। ये जफर नाम से क्या लगता था, कविता लगता था, शायरी करता था। 1857 में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया, जहां पर 1862 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु, और उन्हें वहीं दफना
दिया गया। कहाँ पर? रंगून। भारत से बाहर 3 मुगल बादशाह की कब्रें। कौन कौन से? बाबर, जहांगीर और हमारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। भारत से बाहर 3 मुगल बादशाह की कब्रें हैं, ठीक है। बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। 1857 में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। अब भारत पे सीधा राज्य हो गया था ब्रिटिश महारानी का। किसका हो गया था? ब्रिटेन की महारानी का, क्राउन का। क्राउन मतलब मुकुट का शासन यहां से माना जाता है, जो कब से चलता है? 1947 तक। 1947 में पर हमारे गांधी जी आते हैं, ठीक लेकर सही भगा देते हैं। मुगल बादशाह जो टोटल हुए वो हम एक बार देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर जो प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, सॉरी, 1707 1712 तक। इसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? शाह बेखबर। शाह बेखबर। जहांदर शाह आता है, जहांदर शाह, तो क्या बोलते हैं? ल- इसे इसे बोलते घृणित कायर। और किससे आ रहा है ना? अच्छा, इसे इसे बोलते हैं जहांदर शाह को लंपट मूर्ख, है ना? लंपट मूर्ख यही है। ये है घृणित कायर। कौन? फर्रुख सियार। ये है हमारा क्या? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। और ये है घृणित कायर। फर्रुख सियार कौन है? घृणित कायर। और ये तो पर फालतू के हैं दोनों, तो मतलब ही नहीं है। रफी तो राज। बस इसको सीधा किसको पढ़ते हैं? मोहम्मद साहब। ये क्या कहलाता है? रंगीला। क्या कहलाता है? रंगीला। आप समझ लो बहादुर साहब मुअज्जम ही गद्दी बैठा था। बहादुर साहब एक खबर, जहांदर शाह, लंबट मूर, फर्रुख सियार, कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा, बंदा बहादुर की हत्या, घृणित कायर। ये दोनों छोड़ना नहीं पढ़ना। ये बस वैसे ही बने थे। रबीउद्दौराज, रबीउद्दौला, रफी उद्दौला। फिर मोहम्मद शाह, नादिर शाह का आक्रमण, रंगीला बोलते हैं। और इसी के समय वो तख्त ताउस को ले गए। अहमद शाह, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है याद करने लायक। आलमगीर द्वितीय, 1754 1759। फिर शाह आलम द्वितीय। इससे प्रश्न बनता है क्योंकि इस समय क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। अपना प्लासी का युद्ध हुआ 57 में, बक्सर का युद्ध हुआ। और 1761 में हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ मराठा और अब्दाली के बीच। अकबर द्वितीय, इसने राजा राम मोहन राय को राय उपाधि दी, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए वहां पर भेजा। ये पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, बंदी था, एक प्रकार से कैदी की जीवन जी इसने। किसने? अकबर द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय ने जफर नाम से कविता लिखता था। अंतिम बादशाह 1837 से 1800, ठीक। ये तख्त ताउस के बारे में दिया कि तख्त ताउस अथवा मयूर सिंहासन शाहजहां के बैठने के लिए राज सिंहासन था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति का बनवाया गया था। अरबी भाषा में मोर को क्या कहते हैं? ताउस कहते हैं, इसलिए उसे तख्त ताउस या मयूर सिंहासन कहा जाता है। ऐसा अद्भुत तख्त ना तो शाहजहां से पहले और ना बाद में किसी राजा महाराजा या बादशाह ने बनवाया। अन्य तख्त ताउस लाल किला के दिल्ली में था। टैवर्नियर एक इतिहासकार के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तक ताउस में जड़वाया था। और मयूर सिंहासन 3 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा, पूरा सिंहासन ठोस सोने से, ठोस सोने से बना था, बताया बना से बनाया से बना बताया जाता है। उसमें बहुमूल रत्न जड़े हुए थे। कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे अब क्या? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कल हम देखेंगे इंग्लैंड कैसे आए, को कैसे कैसे आए थे। अभी कल सब पढ़ के आओगे आप याद करके?